हेलो एंड वेलकम टू खेलो रामा। अपने इस प्लेटफॉर्म पे हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं स्पोर्टिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026, लार्जर देन एवर एंड प्रोबेबली बेटर देन एवर। लेकिन अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, कुछ क्वेश्चनेबल गेम्स हुई हैं, लेकिन विल होप दैट दिस वर्ल्ड कप इज़ बेटर देन एनी अदर वर्ल्ड कप दैट हैज़ एवर टेकन प्लेस। लेकिन आज हम बात करेंगे मैच डे 9 पे होने वाली गेम्स के बारे में और देखेंगे कि हमारी प्रिडिक्शंस किस हद तक ठीक साबित हुई और क्या स्टैंड आउट पॉइंट्स थे जितने भी मैचेस कल हुए। एक नज़र कल होने वाले मैचेस पे डाल लेते हैं। सबसे पहला मैच जो है वो खेला गया यूएसए जो कि होस्ट हैं इस वर्ल्ड कप के, उनके और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जो कि यूएसए ने 2-0 जीता। अगला मैच मोरक्को और स्कॉटलैंड के बीच में था, जिसे मोरक्को ने 1-0 जीता। उसके बाद मैच शुरू हुआ ब्राज़ील 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस और हेटी के दरमियान, जो कि ब्राज़ील ने बासानी 3-0 गोल से जीत लिया। और लास्ट मैच ऑफ द डे वाज बिटवीन पैराग्वे एंड टर्की, जो कि पैराग्वे ने 1-0 डिस्पाइट बीइंग डाउन टू 10 मैन फॉर द मोस्ट ऑफ द गेम जीत लिया। इब्न हनीफ साहब, क्या कहेंगे आप इन चारों गेम्स के बारे में? सबसे पहले जो पहला गेम था यूएसए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि मेरे हिसाब से कल का सबसे एक्साइटिंग मैच होना चाहिए था, एटलीस्ट ऑन पेपर। कैसे देखेंगे आप उस मैच को और क्या ख्यालात हैं आपके उस गेम के बारे में? कल का मैच हम यही तसव्वुर कर रहे थे कि इंटरेस्टिंग होगा, ऑल दोनों की प्रेडिक्शन अमेरिका की साइड पे, उनकी साइड पे हम गए थे। अच्छा मैच और भी हो सकता था। दूसरा बहुत अच्छा खेला है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिनिश नहीं किया। और वही बार बार जो हम बात कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप की, कभी तक ये चीज़ नहीं आइडेंटिफाई हो पाई कि कीपिंग एरर्स, डिफेंसिव एरर्स, ऑन गोल हो गया पहला, फिर उसके बाद यूएसए ने 2-0 की लीड ली। दूसरे हमें बहुत अटैक्स किए, अच्छा खेला ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से ये लगता है कि ये अमेरिकन टीम अभी तक उस तरह से टेस्ट नहीं हो पाई। यूएसए की टीम अभी तक जो टेस्ट हो सकती है, जिसमें जिस तरह हमने पहले मैच में कहा था कि पैराग्वे जीतेगा, वो नहीं हो पाया। लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं हो पाई। कल ऑस्ट्रेलिया ने किसी हद तक टेस्ट ज़रूर किया, लेकिन चांसेस बहुत मिस। और यूएसए केम आउट एज द विनर। तो देखते हैं, अभी इनका आगे का सफ़र तो अब हो गया है, यकीनी बन गया। 32 तक तो जा रहे हैं। उसमें अब देखना है कि इनको कौन सा कंपेटिटर मिलता है और कैसा खेलते हैं उसको। अच्छा, आई थिंक कल हमने जो प्रोडिक्शंस की थी, आपने नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड फॉर यूएसए, यू गॉट दैट राइट, आई गॉट द गोल मार्जिन राइट। तो किसी ना किसी ओह हद तक या हमारी या प्रिडिक्शन जो है वो ठीक साबित हुई। यूएसए के लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात आफ्टर वॉचिंग यस्टरडेज गेम वुड बी देयर कैप्टन टिम रीम। बिल्कुल नेदरलैंड्स की तरह जो सेंट्रल डिफेंडर्स एंड डिफेंडिंग जो मेजर पीस है बीच में डिफेंडिंग का, दैट्स अ कंसर्न। कल ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर्स, विंगर्स काफ़ी दफ़ा जो है वो दे रैन पास टिम रीम। या टिम रीम इज़ आई थिंक ही इज़ 38 ईयर्स ओल्ड, ऑलमोस्ट 39। या सो आई थिंक दैट विल बी अ बिग फैक्टर। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बड़ी टीम्स, वो टीम्स जिनके पास पेसी विंगर्स हैं, वो यूएसए को बहुत तंग कर सकते हैं इफ टीम रीम कंटिन्यूज टू प्ले। और ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड हाफ में, जैसे कि आपने कहा, बहुत चांसेस बनाए भी, दे मिस्ड अ फ्यू या गुड चांसेस। बहुत सारे पेनल्टी शाउट्स भी हुए, पेनल्टी बॉक्स में जो है वो हैंडबॉल भी होते रहे। लेकिन एनीवेज आई थिंक अच्छी गेम थी ओवरऑल। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले हाफ में थोड़ा बेहतर स्टार्ट लेती तो दिस वुड हैव बीन अ ऑन वेरी गोल ना एक्साइटिंग गेम। होता। हाँ, वो ओन गोल ना होता इतना अर्ली ऑन, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ गुड गेम। हाँ, ऐसे ही था। और आप देखेंगे जहाँ पे पेनल्टी शॉट्स होती हैं, जो हाँ। होस्ट नेशन होती है, हमेशा उनको फेवर थोड़ी सी दे दी जाती है, नहीं हमने नहीं, देखा है। आई थिंक फेयर डिसीजंस थे। या हैंडबॉल जरूर हुई थी, लेकिन इट वाजंट इंटेंशनल। या बर्हाल्टर जो थे वो डी में और अमेरिका के लिए जो एक बहुत बड़ा जी जी प्लीज। जी जी। सो बर्हाल्टर जो है वो इनके फॉर्मर कोच हैं यूएस, हम्म उनके बेटे हैं। वो सब्स्टिट्यूट होके आए थे। हम्म ही मेड अ फ्यू डिफेंसिव एरर्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी जिटरी मोमेंट्स थे उनके शुरू हम्म में, जिनमें से एक ये भी था। तो या उसके बाद खैर बहरहाल द हम्म। नर्व्स काम डाउन और यूएसए क्लोज्ड आउट द गेम स्ट्रांगली। हमने कल जिस तरह बात भी की थी पॉलिसी की, अब वो कब तक फिट होते हैं ये एक देखने वाली है, कंसर्निंग पॉइंट है। उनके मुझे लगता है यूएस उनकी प्रेजेंस को ना होना मिस जरूर कर रहा है कहीं ना कहीं, और आगे भी ये उनके लिए एक अगेन उनके कंसर्निंग पास पॉइंट है। उनके आई थिंक मुझे अमेरिकन मीडिया की बात याद आती है। वो आपको याद होगा, एक दफ़ा वो पॉर्न स्टार्स, एक प्रोग्राम है जिसमें पुरानी चीज़ें बेचते हैं आके। ये पॉर्न स्टार है, PAWN। तो उसमें वो पुरानी चीज़ें बेचते हैं आगे। तो वो एक पुलिसिक की चेल्सी शर्ट लेके जब वो आते हैं, तो समझाने के लिए कि सॉकर में पुलिसिक की क्या इम्पोर्टेंस है,
वो कहते हैं कि पुलिसिक इज लेब्रॉन जेम्स ऑफ सॉकर. तो they are missing their LeBron James. I'll just leave it there. तो फिर मैं anyways, इसको छोड़ ही दिया. हाँ, तो आई थिंक वो सही है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम. और अगली गेम हुई थी मोरक्को वर्सेस स्कॉटलैंड. द गेम वेंट pretty much as you would have expected. I think apart from the fact कि हमने मोरक्को से ज़्यादा expectations रखी थी कि मोरक्को ज़्यादा गोल स्कोर करेगा, मोरक्को ज़्यादा अटैकिंग खेलेगा. स्कॉटलैंड pretty much played the way that we had expected them to. और I think बल्कि उससे बेहतर ही थोड़ा खेले, थोड़ा टफ टाइम दिया स्कॉटलैंड ने मोरक्को को, despite going down so early in the game. उसके बाद उन्होंने गोल स्कोर नहीं करने दिया. तो आई थिंक कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड के लिए आइडियल रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन it's far from the worst result that could have happened in this game. क्या कहेंगे इस गेम के बारे में? अब हमने जैसे जब पहला मैच था उससे पहले बात की थी स्कॉटलैंड के लिए कि स्कॉटलैंड जो सरप्राइज पैकेज हो सकता है इस वर्ल्ड कप में. ऑल्दो उन बहुत कोई अच्छा रिजल्ट भी नहीं था उनके लिए और बहुत हमने आउटस्टैंडिंग गेम तो उनकी साइड से नहीं देखी. मोरक्को को भी एक एडवांटेज ये मिल गया कि अर्ली गोल आ गया. उसके बाद मोरक्को के पास पोजेशन तो हमने ज़रूर देखी, लेकिन उस तरह के अटैक जो हम पिछले वर्ल्ड कप में मोरक्को से हमने एक्सपेक्ट किए थे या देखे थे, शायद एक्सपेक्टेशन भी थी कि उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है जो पिछली बार थी. तो चीज़ें मुझे लगता है कि कल की गेम और बेहतर हो सकती थी. दोनों की स्ट्रेटजी की मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वो करना क्या चाह रहे हैं. एक गोल के बाद टीमें किस तरफ जा रही हैं ये भी नहीं समझ आ रही कि शायद वो थक रहे हैं, अपने आप को आगे के लिए बचा रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा कोशिश नहीं उतनी होती कि दूसरे गोल की तरफ जाएं. और आई थिंक मोरक्को कल के रिजल्ट के बाद काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही होगी, क्योंकि उनका लास्ट गेम जो है वो हेटी के अगेंस्ट है. दे आर ऑलरेडी एट 4 points. दे हैव अ जेन्युइन चांस ऑफ टॉपिंग द ग्रुप. अगर स्कॉटलैंड ब्राज़ील को कोई ट्रबल देती है तो वो टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन दे विल कंफर्टेबली गो थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड, क्योंकि आई डोंट सी हेटी चैलेंजिंग मोरक्को इन एनी वे. तो देखते हैं क्या बनता है इनकी गेम का. और अगली आपने गेम क्या प्रेडिक्शन की थी? मैंने प्रेडिक्शन तो की थी 3-0 मोरक्को. जैसे मैंने कहा कि वी वर एक्सपेक्टिंग मोर गोल्स फ्रॉम मोरक्को, लेकिन मोरक्को खैर एनीवेज डिस्पाइट नॉट प्लेइंग टू देयर बेस्ट, स्टिल उन्होंने इनफ परफॉर्मेंस दी कि उन्होंने अपना मैच जीत लिया. और जो जॉब थी उनके पास इस मैच में करने के लिए, दे मेड श्योर दैट दे डिड दैट जॉब. हाँ, और मेरी ऐसे 2-0 थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मोरक्को वो टीम है जो आगे जाके खतरा बन सकती है टीम्स के लिए, स्टिल इन दिस शेप. ओके, अगला मैच डिस्कस करते हैं अब, जो कि था ब्राज़ील और हेटी के दरमियान. ब्राज़ील स्टार्टेड आउट pretty strongly, like पहला हाफ उन्होंने अच्छा खेला, बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट किया. आई थिंक ब्राज़ील के लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज़ आउट ऑफ दिस गेम इज़ राफिनियाज इंजरी. राफिनिया का पूरा सीज़न इवन विद बार्सिलोना इंजरी रिडन रहा है. उन्होंने आई थिंक 16 गेम्स मिस किए हैं थ्रू आउट द सीज़न फॉर बार्सिलोना, और मोस्टली उनकी हैमस्ट्रिंग के ही इश्यूज़ रहे हैं थ्रू आउट द सीज़न. और अभी भी जो कंसर्न निकल के आ रहा है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का नाम है. लेकिन देखते हैं, बाकी मैच के बारे में डिस्कस करते हैं. राफिनिया की इंजरी के बारे में आई थिंक हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अगले 1-2 दिन में कि कितनी सीरियस है उनकी इंजरी. आप इस मैच के बारे में क्या कहेंगे? मार्कस कुनिया ने 2 गोल स्कोर किए इस गेम में. अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं कि 39th मिनट में ये उनका इशू हुआ, तो अर्ली उनको जो है ट्रीटमेंट की गई ग्राउंड के ऊपर ही मेडिकल स्टाफ ने. फिर अभी सुनने में आ रहा है कि उनके राइट हैमस्ट्रिंग का है, जो कि 1-2 दिन में मजीद स्कैन से पता लगेगा कितना है. और ये बार्सिलोना के लिए भी एक है, और ब्राज़ील ने अगर इस वर्ल्ड कप में कुछ करना है, जिस तरह हम यमाल और उलीसे की बात करते हैं, अगर वो फ्रांस और स्पेन ने कुछ करना है, इसी तरह रफीनिया ब्राज़ील के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं जितना आप लोगों के लिए बार्सिलोना के लिए. तो बहुत ही क्रूशल है. तो अब देखना है कि वो क्या है. देखें, उसके बावजूद ब्राज़ील बहुत अच्छा कल खेला है. और अच्छा, मुझे ना कुछ ऐसा लगता है कि हेटी की टीम का डिफेंस शायद थोड़ा सा ज़्यादा वीक रहा. नहीं तो उन पासिंग अच्छी कर रहे थे, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं मुझे नजर आई. इस तरह की टीमें डर के भी कई बार हार जाती हैं. और ब्राज़ील ने बहुत अच्छा खेला. टीम कल मुझे नज़र आई कि वो कोशिश कर रहे थे गोल्स के लिए फर्स्ट हाफ में. सेकंड हाफ उतना एज कंपेरेबल टू फर्स्ट हाफ कोई बहुत अच्छा नहीं उनका गया, लेकिन जो फर्स्ट हाफ था बहुत अच्छा खेला. उसमें विनी ने
बहुत अच्छा प्ले किया। विनीशियस जूनियर हमें कल बहुत आए और कुनिया के 2 गोल आ गए हैं सर। पहला गोल तो बिल्कुल टैप इन टाइप था, क्योंकि विनीशियस ने वो किक मारी जो कीपर ने बचाई, वापस आई तो विनी का गोल, सॉरी कुनिया का गोल। दूसरा गोल कुनिया ने बहुत अच्छा किया। फिर विनी का गोल बहुत अच्छा था, एक थ्रू बॉल उनको मिली, वो अकेले बॉक्स में लेके गए और गोल किया। तो ब्राज़ील की टीम की तरफ से हमें कल वो शो नज़र आया, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ब्राज़ील थ्रेट बन सकती है दूसरी टीमों के लिए इस वर्ल्ड कप में। आई थिंक ब्राजील के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है विनीशियस जूनियर की परफॉर्मेंस अभी या तक सो फार इन दिस वर्ल्ड कप। और विनीशियस जूनियर और कार्लो एंचेलोटी का जो कनेक्शन है, इट हैज़ क्लिक्ड। जो इतने सीजन्स रियल मैड्रिड में बहुत जो है वो मसले क्रिएट करता रहा दूसरी टीम्स के लिए। आई थिंक विनीशियस जूनियर सिंस कार्लो एंचेलोटी हैज़ लेफ्ट या इस सीज़न उन्हें थोड़ा ही हैज़ ऑल्सो फेल्ट अ लिटल आउट ऑफ हिज प्लेस दिस सीज़न। और आई थिंक इन ब्राज़ील भी वो शायद उतना एट होम फील नहीं कर पा रहे थे अभी तक, लेकिन कार्लो एंचेलोटी के आने के बाद और ख़ासतौर पे इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने के बाद विनीशियस जूनियर इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। सो लेट्स सी कि ये कनेक्शन जो है एंचेलोटी और विनीशियस जूनियर का कितना आगे लेके जाता है ब्राज़ील को इस टूर्नामेंट में। और अभी तक नेमार फुली फिट नहीं हुए एंड राफिनिया भी इंजरी लिस्ट पे चले गए हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ब्राज़ील के लिए थोड़ा कंसर्निंग है। लेकिन जो उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है वो यही होगा कि विनीशियस जूनियर इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो आई थिंक ब्राज़ील कैन आपकी बी। प्रेडिक्शन क्या थी? मेरी प्रिडिक्शन थोड़ी वाइल्ड थी, 5-0 आई थिंक, 5-0 या 5-1 कुछ ऐसे। 5-0 थी मेरी, 4-0 थी। हाँ, तो आई मीन अगर सेकंड हाफ में ब्राज़ील बेहतर परफॉर्म करता तो ये दोनों इतना हो सकते हो थे। सकते थे। या लेकिन एनीवेज बात कर लेते हैं आखिरी मैच की, लास्ट गेम ऑफ मैच डे 9, जो कि फुटबॉल गेम कम थी, एक बॉक्सिंग मैच ज़्यादा था। लेकिन आई फील वेरी हैप्पी फॉर पैराग्वे आफ्टर ऑल द नेगेटिविटी दैट हैड इनगल्फ्ड पैराग्वे आफ्टर देयर गेम विद यूएसए। आई थिंक पैराग्वे केम बैक रियली स्ट्रांगली। रेड कार्ड उन्हें पहले हाफ में ही मिल गया था, एल्मिरॉन बाहर थे। विद 10 men they held on to a lead. Turkey failed to break down Paraguayan defense. क्या कहेंगे आप इस गेम के बारे में, जो फुटबॉल गेम कम थी, किसी कबड्डी या बॉक्सिंग मैच का अखाड़ा ज़्यादा था? क्या कहेंगे इस गेम के बारे में? इस तरह की जो गेम्स होती है मोस्टली हम एफकॉन में देखते हैं कि एक बंदे को धक्का पड़ता है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। साउथ अमेरिकन अगर आप कभी कॉम्पिटिशन्स देखें तो उसमें कोपा अमेरिका के फाइनल्स, सेमीफाइनल्स या जो उनकी क्वालिफिकेशन होती है उसमें बिल्कुल इसी तरह गेम्स जाती हैं। आई थिंक पैराग्वे फेल्ट एब्सोल्युटली एट होम विद दिस सॉर्ट ऑफ गेम, और आई थिंक इट प्लेड टू देयर फेवर। अब रेड कार्ड भी हुआ, सब कुछ हुआ। मुझे कुछ वही जो हम बार बार कहते हैं, बैटल जो एक हुई थी पोर्टुगल और नेदरलैंड की, वो अब सिटी का नाम भूल रहा है, तो उस टाइप का कुछ आई थिंक लगा। न्यूरमबर्ग में मैच था वो। न्यूरमबर्ग, बैटल ऑफ न्यूरमबर्ग बड़ा फेमस है। तो बिल्कुल उस तरह का एक मैच हुआ, रेड कार्ड भी हो गया पैराग्वे को। पिछले मैच से पहले हमने एक कंसर्निंग बात टर्की के लिए की थी। हमने ये कहा था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि ये वो टीम है जो डार्क हॉर्स बन सकती है, लेकिन हाँ, वो बनी बिल्कुल नहीं और वो बाहर हो गए हैं वर्ल्ड कप से। तो एक अफसोसनाक बात भी है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग टीम थी जिसको आगे जाना चाहिए था और ये बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत अंडर परफॉर्म करके गए हैं। इनका सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगा वो ये लगा कि टीम अच्छी थी, शायद उस तरह कोऑर्डिनेशन नहीं थी, और आजकल की फुटबॉल के मुताबिक इन्होंने सम हाउ फुटबॉल नहीं खेली, ना आर्दा ग्यूलर उस तरह हमें नज़र आए। और मतलब कि डी में जाके एक क्रिएटिविटी होती है बॉक्स के अंदर, ये डी से पहले ही वो लॉन्ग हिट्स, लॉन्ग शॉट्स पे ज़्यादा रिलाई किया। फिर हमने इन्होंने एक बड़ा क्लियर कट डी बॉक्स के अंदर अकेले खिलाड़ी रह गए थे रिबाउंड पे, जो उन्होंने मिस किया, चांसेस बहुत मिस किए, और 78% पोजेशन रख के भी हार गए। आई थिंक टर्की के हवाले से अगर हम बात करें और उनके कोच के हवाले से बात करें, विंचेंजो मोंटेला, तो विंचेंजो मोंटेला का एक ही वाज अ ग्रेट प्लेयर। फुटबॉलिंग करियर में उन्होंने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स की, और एज अ कोच भी कुछ टॉप टीम्स को कोच कर चुके हैं। एसी मिलान उनमें शामिल है। जब विंचेंजो मोंटेला को एसी मिलान ने हायर किया था एज अ कोच, तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिस था अराउंड मोंटेला, बहुत ज़्यादा हाइप थी। काफ़ी साल हो गए इस बात को। आई थिंक 2017 में शायद उन्होंने हायर किया था मोंटेला को, या 18 में, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग करेक्टली। लेकिन जब वो एसी मिलान में भी आए थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिस था कि अब एसी मिलान वापस अपने उस पीक पे जाएगी जो एक हुआ करती थी इनकी। लेकिन एसी मिलान severely underperformed under Vincenzo Montella. आई थिंक करीब करीब जाते रहे, लेकिन
यू नो दे वर नेवर देयर क्वाइट देयर जहाँ वो जाना चाहते थे। तो आई थिंक टर्की के साथ भी यही सिचुएशन है, दे हैड अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन राउंड, लेकिन अगेन विद विंचेंजो मोंटेला लास्ट ईयर के यूरोज में भी ऐसा ही सीन था, they couldn't go very far. So I feel like with Vincenzo Montella ये एक थीम रही है थ्रू आउट हिज कोचिंग करियर कि उनकी टीम्स जो हैं डिस्पाइट प्लेइंग वेरी गुड या वेल इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द सीजन, मैं मिलान के जो सीज़न की बात कर रहा हूँ, दे वर एक्चुअली परफॉर्मिंग वेरी वेल in the early parts of the season. I think it was the 17-18 season, but I'm could be 16-17 as well. लेकिन मेरे जहन से I think इस टाइम पे निकल रहा है, तो उसमें भी टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द सीजन कोलैप्स कर जाती हैं टीम्स। बट डिस्पाइट द कोच आई थिंक प्लेयर्स लाइक हकान चालहानोग्लू, आर्दा गुलेर, जिनके बारे में मेरा ख्याल था कि उनके लिए ब्रेकआउट वर्ल्ड कप होगा, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस थी दोनों स्टार प्लेयर्स की। और आई थिंक टर्की हैज़ अ लॉट ऑफ थिंकिंग टू डू एंड दे नीड टू रीथिंक कि वो क्या कर रहे हैं। आई थिंक Montella has been very good for them in terms of like making them qualify for the World Cup after such a long time. Euros में भी ठीक थी परफॉर्मेंस, आई मीन, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशंस टर्की से हैं उन पे पूरा नहीं उतर पाए। तो आई थिंक ये एक थीम रहेगी एंड टर्की हैज़ टू डू सम थिंकिंग। लेकिन पैराग्वे के लिए आई एम रियली हैप्पी, द साउथ अमेरिकन टीम दैट आई न्यू एग्जिस्टेड केम टू द शो, और उन्होंने आके दिखाया कि वो क्यों क्वालिफाई करके आए हैं इतने मुश्किल साउथ अमेरिकन क्वालिफिकेशन कैंपेन के अंदर से। तो लेट्स सी कि पैराग्वे आगे कैसे परफॉर्म करती है, और अगला गेम इनका जो है वो होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। उस गेम में कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया को तंग करके ये सेकंड पोजीशन में क्वालिफाई कर जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अदर रिजल्ट्स के टर्की यूएसए का क्या रिजल्ट होता है। वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप, और देखते हैं कि क्या बनता है इस ग्रुप का। लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप राइट नाउ। जाते जाते कोई एंडिंग रिमार्क्स इब्ने हनीफ साहब इन इस मैच डे के गेम्स के बारे में? अच्छा, कुछ मैचों में जो एक्सपेक्टेशन थी वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हमें मिली। हमें मोरक्को से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम टर्की से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। अमेरिका सरप्राइजेस से भरा वर्ल्ड कप सो फार दे रहा है, एक अच्छी चीज़ है उनके लिए और अमेरिकन मीडिया के लिए भी कि उन्हें बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है उनको और बनाने का मौका मिल रहा है। हमारे अब तक ब्रिटिश मीडिया की बात करते हैं, अब अमेरिकन मीडिया की बात होगी कुछ अर्से बाद, अगर कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और मजीद। मैंने आपको बताया ना वो जी लिब्रॉन जेम्स ऑफ सॉकर, तो हर प्लेयर जो है वो यूएस टीम में जो अभी करंटली खेल रहा है वो कोई लिब्रॉन जेम्स बन जाएगा, कोई जो है वो माइकल फेल्प्स बन जाएगा, माइकल जॉर्डन बन जाएगा, कोई उनमें से जो है वो मेरे ज़हन से उनका नाम टॉम ब्रेडी बन जाएगा, कोई कुछ और बन जाएगा। माइकल फेल्प्स भी सर है, हाँ माइकल फेल्प्स बन जाएगा कोई सॉकर का। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अमेरिकन सॉइल पे वर्ल्ड कप हो रहा है आफ्टर 32 इयर्स, और 94 के बाद सो लेट्स सी हाउ डज यूएस परफॉर्म इन दिस टूर्नामेंट। उन्होंने एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा ऊंची सेट कर ली हैं आफ्टर फर्स्ट 2 गेम्स। सो लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे हमें फॉलो कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए से बताइए कि आपको हमारे प्रोग्राम में क्या पसंद आ रहा है, क्या ना पसंद आ रहा है, क्या चेंजेस देखना चाहेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।